हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर प्लेनेट। माई सेल्फ सुरेंद्र गुरवानी। चैप्टर वाइज हम वर्कशीट सॉल्व कर रहे थे, तो आज का चैप्टर आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। आज का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट की पहली वर्कशीट से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका। क्वेश्चन नंबर 1, द मैग्नेटिक फील्ड बी is from a long straight current carrying conductor wire at distance r। तो मैग्नेटिक फील्ड B है, B मैग्नेटिक फील्ड है at distance r। ठीक है, B मैग्नेटिक फील्ड at distance r। if current flowing in the wire is constant, तो करंट तो कांस्टेंट हो गया, then what would be the magnetic field? तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछिए कब? at distance r/2। ठीक है, तो ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमें पता है, वो होता है μ0I/2 पाई आर। ठीक है, ये इनफाइनाइट वायर के लिए, लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर के लिए होता है। तो आई तो कांस्टेंट है, μ0/2 पाई तो पहले से कांस्टेंट है, तो बी डिपेंड करेगा ओनली आर पर, राइट। सो b1/b2 इक्वल्स टू डिस्टेंस r2 अपॉन डिस्टेंस फर्स्ट टाइम डिस्टेंस r1। तो फर्स्ट टाइम डिस्टेंस है स्मॉल r, तो r1 की वैल्यू स्मॉल r और r2 की वैल्यू है r/2। सो b1/b2 की वैल्यू आ गई 1/2। तो b2 इक्वल्स टू क्या होगा? 2b1। b2 इक्वल्स टू होगा 2b1। तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा डबल। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका फर्स्ट ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द मैग्नेटिक फील्ड B0 इज जनरेटेड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। तो पहला क्वेश्चन स्ट्रेट वायर से था, लॉन्ग स्ट्रेट वायर। सेकेंड क्वेश्चन है सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। तो कॉइल के सेंटर पे, तो कॉइल के सेंटर का फॉर्मूला आपको पता है, कॉइल है, कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा μ0NI/2R। ये तो होता है कॉइल के सेंटर पे। दूसरा, उसके एक्सियल पॉइंट का फॉर्मूला भी मैं लिख दूं, μ0NI/2R² प्लस x² की पावर 3/2। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, देन ऑन द एक्सियल पॉइंट द मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस इक्वल्स टू रेडियस। तो एक्सियल पॉइंट पे जाना है और रेडियस के इक्वल डिस्टेंस लेनी है। ठीक है, तो x इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे? r। तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा B। तो B की वैल्यू निकाल दूं, μ0NI/2 r² और x की वैल्यू क्या पुट करनी है आपको? x की वैल्यू पुट करनी है r, क्योंकि रेडियस के बराबर डिस्टेंस पे हमें b निकालना है। तो x की वैल्यू r पुट करेंगे, r² प्लस r² क्या हो जाएगा? 2r²। तो 2r² की पावर 3/2, राइट। सो ये B0 है, ये b है। यहाँ पर हमें क्या करना है? b/b0 फाइंड करना है। तो ये b हो गया, इट इज फर्स्ट इक्वेशन, इट इज सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन में हम फर्स्ट को डिवाइड कर दें, सेकेंड अपॉन फर्स्ट कर दें, 2/1 कर देते हैं। ठीक है, तो 2/1 करेंगे तो ये b की वैल्यू लिखी हुई है, मुझे चाहिए b/b0, मतलब 2 सेकेंड इक्वेशन डिवाइड बाय फर्स्ट इक्वेशन। तो b की वैल्यू क्या है? μ0NI/2 और यहाँ पर लिखा हुआ है 2 की पावर 3/2। तो 2 की पावर 3/2 मतलब 2√2 लिखूंगा मैं, क्योंकि ये होगी 1 और अंडर रूट का मतलब हाफ, 1 प्लस हाफ 3/2 होती है। सिमिलर r² की पावर भी 3/2 है, तो r² लिखूंगा मैं। ये b की वैल्यू है। ठीक है, तो इसमें क्या डिवाइड करें? इसमें डिवाइड कर रहे हैं हम, इसमें डिवाइड करेंगे b0 डिवाइड करेंगे, तो b0 की वैल्यू आ जाती है μ0NI। इसमें आप डिवाइड कर दो μ0NI/2R। ठीक है, तो ये वैल्यू डिवाइड कर दी हमने। तो ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू है b की, और इसमें डिवाइड करनी होती है ये वाली वैल्यू। ये वाली किसकी है? वैल्यू b0 की। अब आप ध्यान से देखोगे तो μ0 से μ0 कैंसिल होगा, n से n कैंसिल होगा, i से i कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये r² है, r² का अंडर रूट क्या होगा? r। तो r से r कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो ये μ0NI/2R यहाँ पूरी तरह से कैंसिल हो चुका है μ0NI/2R से। अब r² से r² भी कैंसिल कर दो, तो बचा क्या? फिर बचा b/b0
बचेगा 1/2√2, ये 2√2 बचा बस, ये वाली वैल्यू बची, बाकी सब कैंसिल हो गया। तो b/b0 1/2√2, तो 1/2√2 कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन करेक्ट है बी। इस पूरी वैल्यू में इसको डिवाइड कर दिया तो बचेगा 1/2√2। ठीक है, इस तरह से हमने b और b0 का रेशियो निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, on which particle given below the maximum force is acting when they are moving in same with same velocity in same magnetic field projected perpendicular। तो परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड में सेम स्पीड से इन पार्टिकल्स को रिलीज किया गया है, तो इनमें से सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स कब लगेगा, किस पर लगेगा मतलब। तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, वो होता है QVB sin थीटा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पर, स्पीड पर, वेलोसिटी पर, मैग्नेटिक फील्ड पर और थीटा पर, सब पर डिपेंड करता है। बट यहाँ देखोगे ध्यान से, सेम वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, सेम है, परपेंडिकुलर, तीनों पार्टिकल परपेंडिकुलर है, तो थीटा पे डिपेंड नहीं करेगा, बी पे डिपेंड नहीं करेगा, वी पे डिपेंड नहीं करेगा, मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करेगा ओनली चार्ज पर। दैट मीन्स जिसका चार्ज सबसे ज़्यादा होगा, मैग्नेटिक फोर्स उस पर सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला पार्टिकल तो आपको दिया है इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -e। दूसरा प्रोटॉन है, प्रोटॉन का चार्ज होगा +e। तीसरा हीलियम, अल्फा पार्टिकल है, डबल आयनाइज हीलियम एटम है, तो इसका चार्ज होगा +2e। और लिथियम हो गया तो इसका चार्ज हो गया +3e। तो आपको दिख रहा है सबसे ज़्यादा चार्ज किसका है? लिथियम का, तो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स लगेगा लिथियम पर। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखो, द डिस्टेंस बिटवीन द सप्लाई वायर्स ऑफ इलेक्ट्रिक मेन्स इज 12 सेंटीमीटर। दो वायर्स हैं जिनके बीच में डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, दो वायर्स के बीच में डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर गिवन है। द वायर एक्सपीरियंसेस 4 mg वेट पर यूनिट लेंथ। तो आपको ध्यान हो, फोर्स का पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला आपने पढ़ा है दो वायर्स के बीच में, F/L फॉर्मूला होता है μ0 I1 I2 अपॉन 2 पाई d, डिस्टेंस है बिटवीन वायर्स। तो दो वायर्स इनके बीच में डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर, इन वायर्स पर यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स दे रखा है 4 mg वेट, 4 मिलीग्राम का वेट। ठीक है, तो फिर दोनों वायर्स में करंट की बात करिए, और करंट दोनों में सेम है, सेम अमाउंट का करंट है, तो I1 I2 नहीं, सेम अमाउंट करंट है, तो I² हो जाएगा, और I हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालें। फोर्स पर यूनिट लेंथ के लिए आप देखोगे F/L की वैल्यू गिवन है कितनी, 4 मिलीग्राम का वेट, 4 मिलीग्राम तो हो गया मास, इंटू जी मैं ले लेता हूँ 9.8। ठीक है, आपको पता है बिकॉज W इक्वल्स टू क्या होता है, वेट इक्वल्स टू होता है m इंटू जी। ठीक है, तो 4 mg तो मास हो गया, इंटू 9.8 कर दिया, ये आ जाएगा न्यूटन पर मीटर। ये आ गई हमारे पास फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू। राइट, और इसकी वैल्यू 4 मिलीग्राम को पहले तो हम ग्राम में कन्वर्ट करें। आपको कर सकता है, कोई बता सकता है 4 मिलीग्राम है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 4 मिलीग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए कितने जीरो से डिवाइड करना पड़ेगा? 4 मिलीग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए कितने जीरो से डिवाइड करना पड़ेगा? ठीक है, ध्यान से देखना, 4 मिलीग्राम है, तो 4 मिलीग्राम तो 10⁻³ ये हो गया ग्राम, अभी तो मैंने ग्राम में कन्वर्ट किया इंटू 9.8। ठीक है, ये वैल्यू है F/L की, और F/L की वैल्यू μ0 I1 I2 सेम है, तो μ0 I² अपॉन 2 पाई डिस्टेंस हो गया d। ठीक है, तो 4 × 10⁻³ ग्राम हो गया। अब 1 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कुल मिला के हम कह सकते हैं 4 × 10⁻6 किलोग्राम अब आएगा, और 9.8 है इसे यहाँ पर, इक्वल्स टू μ0 अपॉन 2 पाई। ये μ0 अपॉन 2 पाई याद है सबको, वैल्यू μ0 अपॉन 2 पाई की, μ0 होता है 4 पाई, तो μ0 अपॉन 2 पाई हो गया 2 × 10⁻7। I² तो हमें निकालना है, और डिस्टेंस गिवन है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे सेंटीमीटर की जगह आ जाएगा -2, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर, तो ये -6 है, ये -7 है। राइट, तो -7 है और -1 बचेगा, तो -1 -2 कैंसिल कर दो, तो यहाँ -1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आया 4, फिर यहाँ पे आया 9.8 इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा 2, नीचे है 12
और ये 10⁻⁻1 था, ऊपर ले जाते हैं तो 20 हो गया, इनटू कर लिया मैंने I²। ठीक है, हमें I की वैल्यू चाहिए, तो I की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। देखो 4 को 20 से कैंसिल कर दो 5 टाइम्स, तो 12 × 9.8 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। तो I² की वैल्यू हो जाएगी 12 × 9.8 डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो I की वैल्यू निकालें तो अप्रॉक्सीमेटली, अगर इसको मैं 10 मान लेता हूँ तो 10/5 टू अप्रॉक्सीमेटली I² की वैल्यू आएगी 24 से थोड़ी कम, तो 23 पॉइंट ले लें हम, अपन 9.8 हो गया ऐसे, तो 23.8 के आसपास ले लेते हैं। और I की वैल्यू आ जाएगी √23.8। तो I की वैल्यू 23.8 का अंडर सॉल्व करोगे तो 25 का अंडर तो होता है 5, तो 25 से कम का अंडर 5 से कम होगा, तो 5 से वैल्यू हमारे पास जो आ रही है वो है 4.85 एम्पियर। ज़ीरो सारे कैंसिल हो गए, इसलिए मिली एम्पियर नहीं आएगा, एम्पियर आएगा। यहाँ पे भी देखो ज़ीरो है, ये दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे क्योंकि ज़ीरो सारे कैंसिल हो चुके हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका बी, 4.85 एम्पियर। नेक्स्ट देखो, द मैग्नेटिक फील्ड बी इज जनरेटेड इन सोलेनॉइड इन विच करंट आई इज फ्लोइंग। तो एक सोलेनॉइड है, मैग्नेटिक फील्ड बी जनरेट करता है अगर आई करंट फ्लो होता है, राइट। इफ द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड एंड नंबर ऑफ टर्न्स आर डबल्ड, सोलेनॉइड की लेंथ भी डबल कर दो, नंबर ऑफ टर्न्स भी डबल कर दो, देन टू गेट द सेम मैग्नेटिक फील्ड हाउ मच करंट मस्ट बी फ्लोइंग। तो जब आपने डबल कर दिया टर्न्स को, डबल कर दिया लेंथ को, तो उस टाइम मैग्नेटिक फील्ड सेम ऑब्टेन करने के लिए करंट में क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे, करंट कितना फ्लो करना पड़ेगा। तो शुरू में देखो वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है μ0 Ni, तो कैपिटल N/L ले लेते हैं इनटू I। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो नया मैग्नेटिक फील्ड B डैश, उसके लिए आ जाएगा μ0 N डैश L डैश एंड I डैश, ठीक है। ये नया मैग्नेटिक फील्ड है, बट ये B के इक्वल होना चाहिए, बोला है कि सेम मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, ठीक है। तो μ0 N डैश क्या कर दिया, डबल कर दिया 2N, लेंथ क्या कर दी, डबल कर दी 2L, I डैश हमें निकालना है और B की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं। B की वैल्यू क्या है, μ0 N/L इंटू I। तो μ0 से μ0 कैंसिल, 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया, N/L से N/L कैंसिल हो गया, तो I डैश इक्वल्स टू क्या आ गया, I आ गया। तो जब टर्न्स डबल किया, लेंथ भी डबल कर ली, तो करंट भी हमें यहाँ पर जो फ्लो करना पड़ेगा वो सेम फ्लो करना पड़ेगा, क्योंकि लेंथ को डबल करके और टर्न्स को डबल करने से कोई इफेक्ट नहीं आया, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है बेसिकली फॉर्मूला क्या था, बेसिकली फॉर्मूला था μ0 Ni, स्मॉल n था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब स्मॉल n चाहे N/L से निकालो, चाहे 2N/2L से निकालो, स्मॉल n तो वही रहेगा ना, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ वही रहेगी सेम, μ0 वही है, नंबर ऑफ टर्न्स वही है, तो करंट भी वही रहना पड़ेगा अगर मैग्नेटिक फील्ड भी सेम चाहिए तो, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अगला देखो, द एरिया इन विच कंपास नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड। कंपास नीडल मतलब मैग्नेट हो गया, मैग्नेट कौन से एरिया में जाके डिफ्लेक्ट होता है, उस एरिया को या उस फील्ड को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं जहां पर मैग्नेटिक कंपास नीडल डिफ्लेक्ट होता है। द मल्टीप्लीकेशन ऑफ करंट एंड स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ इज कॉल्ड। तो इसको कहते हैं करंट और स्मॉल एलिमेंट का जो मल्टीप्लीकेशन है इसको बोलते हैं करंट एलिमेंट। इट्स कॉल्ड करंट एलिमेंट बोलते हैं। एक करंट एलिमेंट मतलब ऐसा छोटा सा पार्ट जिसमें करंट फ्लो हो रहा है उसको करंट एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। नॉर्मली करंट नहीं फ्लो होगा तो उसको सिंपल एलिमेंट कहेंगे, सिंपल स्मॉल एलिमेंट कहते हैं। नाउ नेक्स्ट देखो, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव राउंड्स ऑफ हेलिकल पाथ इज कॉल्ड। हेलिकल पाथ आपने देखा है ऐसा, तो ये हेलिकल पाथ है, डिस्टेंस बिटवीन टू सर्कुलर राउंड्स, इसको क्या बोलते हैं, ये आपने पढ़ा है, ये एक्स डिस्टेंस को बोलते हैं पिच। इट इज कॉल्ड पिच, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस covered by particle in one time period, in one revolution. Next देखो, the beautiful natural event due to motion of charged particle in magnetic field। अगर चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड
अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम फ्लो करते हैं, चार्ज को रिलीज़ करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो नेचुरल इवेंट बोल रहा है। नेचुरल इवेंट मतलब है जो अर्थ पर मिलता है। तो सन से निकलने वाले कुछ चार्ज पार्टिकल्स हैं, जब वो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में आते हैं तो नेचुरल फिनोमेना जो आपको देखने को मिलेगा उसको बोलते हैं पोलर, उसको बोलते हैं पोलर ऑरा। जो नेचुरल फिनोमेना आपको देखने को मिलेगा इट इज कॉल्ड पोलर ऑरा। ठीक है, इसमें चार्ज पार्टिकल्स मैग्नेटिक फील्ड में रिफ्लेक्ट होते हुए दिखते हैं, राइट। तो ये थी हमारी मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट की वर्कशीट नंबर 1। आप मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट की शीट साथ साथ करते रहिए, चैप्टर रिवाइज करते रहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट वाला, मेजर चैप्टर है, 6 to 8 मार्क्स कंटेन करता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी आपको इसका क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से तैयार करिए हमारे साथ शीट बाय शीट। तो सारे फॉर्मूले आज ही सारे फॉर्मूले इसके लिख लेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के सारे फॉर्मूले पेपर पे लिख लो और धीरे धीरे आप क्वेश्चन ट्राई करते रहें। फिर ये वर्कशीट भी आपको मिल जाती है टेलीग्राम ग्रुप पर, उसमें से आप PDF देखकर पहले सेल्फ करें, अपने आप से ट्राई करें, फिर जो डाउट आता है उस डाउट को इस वीडियो में क्लियर करें, राइट। तो ये करते रहिए ट्राई। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। गुड बाय।